आज सुनिए आधुनिक हिंदी कथा लेखन की प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर किसले पंचोली की लिखी हुई कहानी ब्लैंक चेक। वे बिना किसी भावनात्मक बोझिलता और बौद्धिक घटाघूट के सरल सहज भाषा और अभिव्यक्ति के कौशल के साथ कहानियाँ लिखती हैं। प्रस्तुत है कहानी ब्लैंक चेक, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। पिछले 10 सालों में इस घर की बहुत सी चीज़ें बदल गईं। कुछ चीज़ें जो नहीं बदलीं उनकी जगहें बदल गईं, पर मैं उन गिनी चुनी खुशनसीब स्थायी चीज़ों में से हूँ जिनकी जगहें भी नहीं बदलीं। घर की पहली अलमारी के लॉकर के पिछले हिस्से में मैं वर्षों से रह रहा हूँ। दिवाली की सफाई के वक्त मुझे घबराहट होती है कि अब शायद मेरी छुट्टी हो जाए। मेरे अड़ोस पड़ोस की कई चीज़ों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, जैसे सेंट की पुरानी बॉटल, ग्रीटिंग कार्ड, पाजेब की जोड़ी आदि। हर साल मैं ही बचता रहा। मैं एक सिक्का हूँ। जैसे तमाम सिक्के होते हैं वैसा ही एक सिक्का। मुझे बरसों पहले यामिनी के दादाजी प्रसिद्ध योगाचार्य नारायण वेंकट कृष्णन ने विवाहोन्मुख प्रेमी प्रेमिका सतीश और यामिनी को दिया था। मैं नहीं जानता था कि मुझमें चांदी के मूलभूत गुणों के अलावा कुछ और गुण भी हैं, पर कहते हैं ना कि प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती। सो समय बीतने के साथ मुझे अपनी विलक्षण क्षमताओं का आभास होने लगा, जैसे कि सुन पाना, सुनकर तुलना कर पाना, तुलना करके व्याख्या करना, व्याख्या करके एहसास करवाना आदि। मैंने जाना कि मैं सतीश और यामिनी की सब बातें सुन लेता हूँ। मैं सुनता रहता हूँ, वो जो वे मुंह से बोलते हैं और वो भी जो वे मुंह से नहीं बोलते, पर मन ही मन बोलते रहते हैं। सालों तक उनकी कही अनकही बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए। मुझे लगा अब सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा। तभी मुझे भान हुआ कि मैं लिख भी सकता हूँ। अलमारी में रखी पुरानी डायरी मेरे सामने बिछ बिछ गई और कहने लगी, मैं तरस रही हूँ कि कभी मेरी लकीरों पर भी अक्षरों की दौड़ हो। सो मैंने लिखा। कल सुबह शेविंग करते हुए सतीश ने यामिनी से कहा था, यामी, तुम्हारी टेबल पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक रखा है, साइन कर देना। अरे सतीश, ये ब्लैंक है, तुमने अमाउंट तो भरा ही नहीं। वो मैं देख लूँगा, भर दूंगा, तुम तो साइन करो। तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? मुझसे ब्लैंक चेक पर साइन करवाते हो? पूछा सिर्फ यही था यामिनी ने, लेकिन बात बढ़ती चली गई और विवाद का रूप ले बैठी। विवाद का अवसाद दिन भर कोहरे सा छाया रहा, कोहरा जो सिर्फ स्व वार्तालाप की सघनता समेट रहा था। तभी कल रात स्नान करते करते सतीश मन ही मन बोल रहा था, अब अक्सर यामिनी को क्या हो जाता है, कोई पहली बार चेक साइन करने नहीं जा रही थी, हमेशा से करती रही है। इधर ना जाने क्यों उलझने को उधार ही बैठी रहती है। आखिर चाहती क्या है वो? यामिनी ऐसी नहीं थी। हर बात में तर्क वितर्क और कभी कभी कुतर्क पर क्यों आमादा रहती है? अब कहीं ये सब महाराष्ट्रीय संगत का तो असर नहीं? उसके विभाग में ज़्यादातर वही लोग हैं, कढ़ी भाऊ, अर्धान प्लेट पोहा में अर्धान कप चाह मानसिकता वाले। मराठी लेडीज़ बहुत डोमिनेटिंग होती हैं, संगत का असर पड़ता ही है। जब मैं कह रहा हूँ अभी प्लॉट लेकर क्या करेंगे, मज़े से सरकारी मकान में रह रहे हैं, मान लेना चाहिए उसे। लेकिन नहीं, कमाने का गुरूर आने लगा है, एक मत होती ही नहीं। भला ऐसा क्या कह दिया था मैंने जो इतनी नाराज़ हो गई? तब मैंने ही सतीश को याद दिलाकर एहसास कराया था। अच्छा, कुछ नहीं कहा था? याद करो सतीश, तुम ही ने कहा था इतना बड़ा प्लॉट खरीदना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये भी कि ऐसा था तो किसी करोड़पति से शादी करनी थी तुम्हें। कहा था कि नहीं? सोचो, एक वक्त था जब तुम उसकी मासूमियत पर मर मिटे थे। शादी करूँगा तो यामिनी से ही। कॉलेज में पढ़ाती है पर 9वीं की बच्ची की तरह मासूम है। और अब तुम ही उससे व्यंग की भाषा के बगैर संवाद नहीं करते। क्यों करते हो ऐसा? उधर बिस्तर ठीक करते करते यामिनी भी मन ही मन बोल रही थी। अब अक्सर सतीश को क्या हो जाता है, हर समय जैसे उलझने को उधार ही बैठे रहते हैं। आखिर चाहते क्या हैं वे? क्या मैं जिंदगी भर उनसे डरती रहूं कि वे कहीं नाराज़ ना हो जाएं? जब देखो तब जरा चेक साइन कर देना,
खुद की चेकबुक दिखाते नहीं और मेरी चेकबुक का पाई पाई हिसाब रखते हैं। ये कौन सी बात हुई? ऐसा क्यों? मुझे उन पर विश्वास है, कर देती हूँ साइन, पर क्या उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं? सतीश ऐसे तो नहीं थे। पहले कभी कभी सुन लेते थे, भले करते अपने मन की ही थे, पर अब हमेशा बस चुप कराने पर क्यों तुले रहते हैं? कहीं सब बनियाई सोच का नतीजा तो नहीं? रात दिन बनियों के बीच उठते बैठते हैं, उनकी बीवियों को गहने कपड़े मिल जाएं, उनके लिए यही काफ़ी होता है। उनका खुद का ज़िंदगी को लेकर कोई विज़न होता ही नहीं। क्या मुझे भी सतीश उन्हीं की तरह समझते हैं? संगत का असर तो पड़ेगा ही। मैं उनसे कहना चाहती हूँ प्लॉट ले लें, फिलहाल वहाँ पौधों की नर्सरी खोल लें, फिर बाद में खुला खुला घर बनाएं। लेकिन नहीं, वे प्रस्ताव सुनना भी नहीं चाहते। ठीक है, आज सरकारी मकान में रह रहे हैं, पर क्या सरकारी मकान में रहने वाले अपने घर का सपना नहीं देखते, या उन्हें नहीं देखना चाहिए? अगर ये नहीं मिला होता तो भी तो कुछ करते या नहीं करते? सतीश क्यों चाहते हैं कि मैं बस वैसा ही व्यवहार करूं, वही बोलूं जो वे सोचते या चाहते हैं, और तब वे कहें देखो अपन एक मत हैं? भला ऐसा क्या कह दिया था मैंने जो वे इस बुरी तरह झल्ला उठे? तब यामिनी को भी मैंने ही याद दिलाकर एहसास कराया था। वाह, कुछ नहीं कहा था? याद करो यामिनी, तुमने कहा था। गनीमत समझो सतीश, तुमने मुझसे शादी की, किसी और से की होती तो पता चलता। घर में रहने वाली बीवी भी ठप्पे के पहले ही दिन हाथ में तनख्वाह रखवा लेती है, और कमाने वाली बीवियां अपनी चेकबुक अपने पास ही रखती हैं। सिंगल अर्निंग वालों के भी घर मकान हो गए। एक मैं हूँ जिसका घर तो दूर प्लॉट भी नहीं लिवाया। तिस पर भी जब तुम कहते हो ब्लैंक चेक साइन करके देती हूँ। सोचो यामिनी, ये तुम ही थी जो सतीश के व्यक्तित्व से एक नज़र में परास्त हो गई थी, और अब तुम ही व्यंग की भाषा के बगैर उससे संवाद नहीं करती। क्यों करती हो ऐसा? आंतरिक तौर पर मेरे एहसास करवाने के बावजूद बाह्य रूप में मैंने देखा कि सतीश और यामिनी चाहते हुए भी कल की रात को पकड़ न सके। वो उनके हाथों से फिसल गई। चांदनी भी उनकी मदद न कर पाई, ना ही खिड़की से आती कामिनी की सुगंध। रात गई पर बात नहीं गई। सुबह की धूप में और सिकने लगी। सतीश, नाश्ते में क्या बना लूं? पूछती क्यों हो? कुछ भी बना लो, जो अपन अफोर्ड कर सकते हो वही बनाऊं ना। देखो यामिनी, इसमें अफोर्ड वाली बात क्या आ गई? क्यों नहीं आएगी? तुम्हें बहस करने की बुरी आदत है, तुमसे कौन बोले? तुम मेरे साथ घर के आर्थिक मुद्दों पर कभी बात ही नहीं करते, यही समस्या की जड़ है। बात क्या करना, तुम्हें ही अपने आप अच्छे से समझ लेना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूँ कि अभी हम प्लॉट नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। कुछ ना कुछ वजह होगी तभी कह रहा हूँ। तुम्हें मानने में दिक्कत क्या है? या मुझ पर अविश्वास नहीं रहा? अविश्वास की बात नहीं है, और ना ही तुम्हारी बात मानने में मुझे कोई दिक्कत है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम एक बार मेरे सपने को सुनो, हम उस पर विचार करें, आगा पीछा सोचें, जमे तो आगे बढ़ें। नहीं सुनना मुझे तुम्हारी शेख चिल्ली जैसा सपना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ यामिनी मैडम, तुम्हें जो करना हो करो। बिना सुने ही कैसे कह दिया तुमने शेख चिल्ली जैसा सपना? बहस में तो तुम, अब तुमसे क्या कहूँ। इतना बता दो कि तुम मुझे घर में रहना देना चाहती हो कि नहीं। यामिनी मौन रही। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, नाश्ता बाहर कर लूँगा। सुबह नाश्ता नहीं बना, ना पोहा ना उपमा। पहले सतीश भूखा चला गया, और फिर कुछ देर बाद यामिनी भी वैसे ही बिना कुछ खाए निकल गई। दिन की ऐसी तनावग्रस्त शुरुआत ने मुझे सोच में डाल दिया। भले मैं हूँ धातु का सिक्का, पर मुझे भी मेरा बचपन याद है। प्रेम की टकसाल में गुजरा बचपन, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जब दोनों परिवारों के विरोध के बावजूद मेरे मालिक योगाचार्य वेंकट कृष्णन ने मुझे सतीश और यामिनी के हाथों में प्यार से ये कहते हुए सौंपा था कि बच्चों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे प्यार के साथ। आशीष स्वरूप ये सिक्का मैं तुम्हें देता हूँ। यूं लक्ष्मी और गणेश रूपधारी मैं, चांदी का एक सिक्का, उन दोनों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बना। मैं जानता हूँ कि वो उन दोनों के बीच विपरीत स्वभाव के सहज आकर्षण का दौर था। सतीश आकर्षक है, वाक्पटु है, मिलनसार और मददगार है, लेकिन स्वयं के कैरियर के प्रति पूर्णतः लक्ष्यहीन।
कुछ हद तक सामंती मनोवृत्ति वाला और परले दर्जे का भीरू भी। कदाचित इसके पीछे मालवा की उपजाऊ काली मिट्टी का दुलार का कारण रहा हो। जबकि यामिनी ना तो उतनी सुंदर है, ना ही वाक्पटु, और कुछ हद तक बोलने में लठमार है, संकुचित पर जिंदगी के प्रति पूरी तरह लक्ष्यवान, साहसी तथा हर संभव जोखिम उठाने को तैयार रहने वाली। कदाचित इसके पीछे समुद्री लहरों का प्रहार कारण बना हो। ये विपरीत स्वभावों का सहज आकर्षण ही था कि तब वे जिस होटल में बैठ जाते उसकी हवा में प्रेम आर्द्रता बन रच बस जाता। जिन छुरी कांटों को उलटते पुलटते उन्हीं की आवाज़ कर्ण प्रिय संगीत बन जाती। नहीं तो कहाँ एक और मध्य प्रदेश के एक गांव पिपलिया बुर्ज से संबंध रखने वाला सतीश, और कहाँ दूसरी तरफ कर्नाटक के मूल निवासी और कुछ वर्षों के लिए महू में कर्नल के पद पर पदस्थ कृष्णन साहब की बेटी यामिनी। संयोग कि दोनों ही इंदौर पढ़ने आए। विश्वविद्यालय के युवा उत्सव के दौरान मिले। यामिनी ने एमएससी में प्रथम स्थान पाया और वो कॉलेज में पढ़ाने लगी। सतीश को बीई करते करते कई ऑफर मिले, पर उसने दोस्तों के उद्योगों में सलाहकार अर्थात कंसल्टेंट बनना पसंद किया। उस समय कम से कम इंदौर जैसे शहरों में अंतर्जातीय प्रेम कथाओं और प्रेम विवाहों पर चौंकने का रिवाज मौजूद था। दोनों घरों में विरोध के बावजूद वे विवाह बंधन में बंध गए। मैं साक्षी रहा। शादी के तुरंत बाद एक दिन यामिनी ने सतीश को उत्साह से दिन बीती बतानी चाहिए थी। पता है आज कॉलेज में क्या हुआ? वो सक्सेना मैडम है ना? मुझे कोई मतलब नहीं सक्सेना वक्सेना मैडम से, हुआ होगा कुछ भी। कॉलेज की बात कॉलेज में छोड़ कर आया करो। कुछ इस लहजे में सतीश ने यामिनी को टोका कि वो दिन और आज का दिन आपसी बातचीत में दिन भर की घटनाओं भावनाओं को कहना सुनना स्टैचू हो गया। यामिनी को याद आया था उसके पापा माँ को यूनिट की एक एक बात कैसे सिलसिलेवार सुनाते थे, और माँ हाथ का काम करते हुए सरसता से सुनती थी। वैसी श्रवणीयता सतीश के घर में नदारत थी। यहाँ तो रोटी खई ली हो, वाजत सुई जाओ से ज़्यादा कोई संवाद ही नहीं होता। ये बात सतीश के लिए पानी की तरह सहज है, लेकिन यामिनी के लिए आग की तरह घोर असहज। मैंने यामिनी को कई बार कॉलेज से आकर करवटें बदलते हुए कॉलेज की बातें याद करते सुना है। मैंने सुना है वहाँ हर साल इनकम टैक्स का फॉर्म भरते समय वित्तीय चर्चाएं बढ़ जाती। किसी को विश्वास नहीं होता कि श्रीमती यामिनी शर्मा को पति की मासिक आय पता नहीं। श्रीमती संवत्सर कंधे उचकाकर कहती, आई कांट बिलीव इट। शादी को इतने साल हो गए, तुम कहती हो कि सतीश हर महीने कितना कमाता है, तुम्हें पता नहीं? जस्ट इम्पॉसिबल। मिसेस बेंडे वहीं ऊंची नीची करके जोड़ती, या तो यामिनी तुम वाकई बेवकूफ़ हो या तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल किया जा रहा है। लवली बेबी, आज के ज़माने में सादगी पर कौन ना मर जाए। मिसेस शर्मा अभी भी संभल जाओ, जानकारी रखो, ये बहुत ज़रूरी है। समय कोई कह के नहीं आता। सीनियर मैडम विजय वर्गीय गंभीरता से होठों को खास अंदाज में दबाकर सलाह देती। मैं तो इस जानकारी के पचड़े में पड़ती ही नहीं। ये कहते हैं यहाँ साइन कर दो, मैं कर देती हूँ। चेक लिखा हुआ हो या ब्लैंक, मेरा काम है साइन करना। विश्वास जो है। अपने तई सफल दाम्पत्य की लालिमा में डूबी यामिनी कहती, वो सब ठीक है, विश्वास है, अच्छी बात है, पर पता होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सभी महिलाएं अंततः इसी नतीजे पर पहुंचती। ऐसी चर्चाओं को याद करने के बाद यामिनी यतीश से स्वाभाविक तौर पर पूछती, इस बार तुम कितना इनकम टैक्स कटवा रहे हो? अपनी कौन सी गजेटेड नौकरी है यामी? कंसल्टिंग मजदूरों का कैसा इनकम टैक्स? तो भी भारी पीछे पड़ी रहती हो जानने के लिए। मेरा भी तो तुम्हें सब पता रहता है, तो मत बताया करो, कटवा लिया करो सीए से कैलकुलेट करवा के। बार बार अपने आप को मजदूर क्यों कहते हो? मैकेनिकल कंसल्टेंसी की इस फील्ड में तुम अपनी मर्जी से हो सतीश। अच्छा बताओ, तुम जो सॉफ्टवेयर कंपनी खोलने वाले थे उसका क्या हुआ? अब क्या खोले सॉफ्टवेयर कंपनी, भूल जाओ उसे। नहीं सतीश, तुम में ट्रीमेंड्स टैलेंट है, अकूत प्रतिभा है, मुझे विश्वास है तुम छा जाओगे इस फील्ड में। ज़रा शुरुआत तो करो। लगता है इंटरप्रेन्योरशिप का कोई कोर्स करवा दिया है तुम्हें प्राचार्य ने।
सतीश व्यंग्योक्ति छोड़ते। यामिनी और जोर देती। व्यापार में आसमानी संभावनाओं की बात करती हो, सतीश उलाहना देते हुए कह रहा होता। ऐसा है तो तुम ही खोल लो कोई बिजनेस। कॉलेज की नौकरी में तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। सारे समीकरण बिखर जाते। सतीश के व्यापार को लेकर यामिनी के सपने छिन्न भिन्न हो जाते। मैं जानता हूँ वयस्क अपनी आदतों को लेकर बेहद जिद्दी होते हैं, सो ये दोनों भी हैं। दोनों में कोई बुरी आदत नहीं है। दुनिया की नज़रों में आइडियल कपल एक दूसरे के लिए। लेकिन कई बार वे जरा जरा सी बात पर एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं सोच डालते। कथ्य की गुत्थी छोटी है, सीमित सी, पर गठान अनोखी है। दोनों सुलझाना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, पर अपने अपने तरीके से कुछ इस तरह कि सुलझने के बजाय नई गठाने लग जाती हैं। मेरी समझ से बात सिर्फ इतनी है कि यामिनी प्रतिभाशाली है और उसके पास प्रतिभा परखने की समझ भी है। उसकी आंखों में ढेर सारे सपनों के अक्स बनते हैं, खासकर पति सतीश के कैरियर को लेकर। उसे लगता है सतीश को जिस मुकाम पर होना चाहिए वो उससे कम पर है। वो उसे सफलता के शीर्ष पर देखना चाहती है। इसको लेकर सतत मूक व्यग्रता को पोसती रहती है। लेकिन सतीश अलग भावभूमि पर खड़ा है। दोस्तों के काम आऊं, ये जज्बा उसमें इतना कूट कूट कर भरा है कि मैं स्वयं भी कुछ बनूं, ये भावना अंकुरित ही नहीं हो पाई है। मित्रों से मिलते प्यार और अपनापे से वो इतना तृप्त है कि उसे इस बात की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि मैं भी अपना कुछ उद्यम खड़ा करूं। और दोस्त क्यों चाहने लगे कि वो कुछ नया करे? उन्हें तो एक विश्वस्त साथ और सहयोग 24 घंटे उपलब्ध जो है। कदाचित यामिनी के नौकरी पेशा न होने पर वो कुछ ना कुछ जरूर करता। यूं वो यामिनी को बेहद प्यार करता है, बेइंतहा ख्याल रखता है, लेकिन स्वयं के कैरियर के मुद्दे पर उसके साथ कोई बात नहीं, कोई विचार नहीं। गोया वो यामिनी के दिमाग का निहायत ही फिजूल शगल हो। तभी तो अपनी कंसल्टेंसी संबंधित समस्याएं और अपेक्षित व्यापारगत संभावनाएं वो कभी पत्नी के साथ शेयर नहीं करता, भले ही वो जानने को लाख आतुरता दिखाए। दूसरी ओर यामिनी के समस्त आर्थिक मसलों की चुकता जानकारी उसे रहती है, संभवतः इसी भावना के चलते कि वो इस तरह उसकी मदद ही कर रहा है। मदद के कई रूप हैं। किसी भी प्रकार के घरेलू निर्णय लेने का सर्वाधिकार सतीश के पास ही सुरक्षित है। जानकार किसी को भी ताज्जुब हो सकता है, लेकिन ये सच है कि शाम को कौन सी सब्जी बने से लगाकर दूध वाले, सब्जी वाले, अखबार वाले और घरेलू नौकरानियों को पेमेंट देने जैसे काम भी यामिनी के हाथ में नहीं होते। यही नहीं, फलाने जी के यहाँ शादी में जाना था या ना जाना, जाना तो लिफाफा देना या उपहार देना, लिफाफा देना तो कितने रुपए रखना, 5 साल से पड़ी अखबार रद्दी को बेचना है या नहीं बेचना, बेचना तो कौन से रद्दी वाले हॉकर को बेचना, घर में सुविधा के लिए नया सामान क्या खरीदना, कब खरीदना, किससे खरीदना, ऐसे छोटे बड़े तमाम निर्णय सतीश ही लेता है। मैं समझता हूँ आर्थिक स्वातंत्र्य इस घर में ऐसा टंका है जिसे बजाने का हक सिर्फ सतीश को है, यामिनी को नहीं। ठीक है कि उसे इसे बजाने का शौक भी नहीं। दूसरे अन्य बातों में आपसी सामंजस्य इतना उत्तम है कि अर्थ को लेकर निरर्थक उलझनें सामान्यतः खड़ी नहीं होती। लेकिन जब कभी बात बिगड़ जाती है तो दोनों के मन में गांठें पड़ने में देर भी नहीं लगती। बातें, यादें, संवाद, घटनाएं और अपेक्षाएं जैसे एक दूसरे में रूपांतरित हो जाती हैं या एक दूसरे को रूपांतरित कर देती हैं। वैसा ही इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार यामिनी के आत्मसम्मान को कुछ ज़्यादा ही चोट पहुंच गई। उसे लगा कि यह भी क्या बात हुई, स्वयं अपने कैरियर के प्रति अनासक्त रहो। कमाऊ धर्मपत्नी कोई सुझाव दे तो मानो भी मत। ऊपर से उससे यह अपेक्षा रखो कि वो ब्लैंक चेक पर जब कहा जाए तब हमेशा ही बिना कोई तर्क किए साइन कर दे। हूँ मैं चांदी का सिक्का, पर यह सब देख मेरा भी दिल भर आया। दिल ने कहा सतीश को ऐसा नहीं करना चाहिए। दिमाग ने जानना चाहा कि आखिर सतीश ऐसा क्यों करता है। अपनी विलक्षण शक्तियों का खूब उपयोग करने के बाद भी मैंने ये महसूस किया कि जितनी आसानी से मैं यामिनी की मनस्थिति को पढ़ लेता हूँ, उसके मन के संवादों को सुन लेता हूँ, उतनी आसानी से सतीश के मन की था हर वक्त नहीं ले पाता। लगता है त्रिया चरित्र की तरह पुरुष चरित्र की कुछ कंदराएं अभी तक खोजी नहीं गई हैं।
शाम को जब सतीश घर लौटा, उसने देखा सुबह का चेक अभी तक पेपरवेट से दबा टेबल पर पड़ा है। उसे लगा पेपरवेट चेक पर नहीं, उसके सीने पर रखा है। कुछ देर बाद यामिनी भी आ गई। उसे लगा चेक उसे चिढ़ा रहा है, उसके अस्तित्व को चुनौती दे रहा है, उसके होने को नकार रहा है। वो यांत्रिक ढंग से किचन में जाकर चाय बना लाई। तभी सतीश का मोबाइल बज उठा। सतीश ने बात की और रख दिया। किसका फ़ोन था? यामिनी ने पूछा। तुम्हें मतलब किसी का भी हो? वाह, ये कोई बात हुई? मैं कब कहाँ फ़ोन करती हूँ ये तो तुम सब जानकारी रखते हो। हाँ रखता हूँ, वो ज़रूरी है। फिर मुझे भी बताओ किसका फ़ोन था। नहीं बताऊँगा, बिल्कुल नहीं बताऊँगा, और आज के बाद कभी कुछ नहीं बताऊँगा। मुझसे कुछ पूछना भी मत, समझी मैडम यामिनी? सतीश छाती दबाकर चीखा। यामिनी को पता नहीं क्या हुआ, वो भी गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गई। गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ी। उसे देख लगा क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, उसे ही नहीं मालूम। मानो कार स्वयं ही स्टार्ट होकर उसे ले गई। मैं चांदी का सिक्का अपनी विलक्षण क्षमताओं के चलते इसके आगे नहीं देख पाया कि यामिनी कहाँ गई। हाँ, सतीश जरूर मुझे बरामदे में व्यग्रता से घूमता और बड़बड़ाता देखा। सब कुछ अच्छा होते हुए भी इस टुडुल्ली को बस बतंगड़ खड़ा करने का शौक है। कहाँ की तुलना कहाँ से करती बैठेगी। सुबह के नाश्ते की तरह शाम की चाय भी खराब हो गई। सतीश को लग रहा था कहाँ जाएगी, आ जाएगी गुस्सा ठंडा होने पर। लेकिन जब यामिनी 4 घंटे तक नहीं आई तो परेशानी का तिलक लगाए भूखा प्यासा सतीश रात 10 बजे उसे ढूंढने निकला। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे मैं गत्ते का बना हूँ। चिंता ने मेरा हुलिया बदल डाला। अलमारी के लॉकर में चहलकदमी भी करूं तो कितनी। मुझे ठंड में पसीने छूटने लगे। डायरी मुझसे कहने लगी, अब यूं बेचैन होकर भला तुम क्या कर लोगे? इससे तो अच्छा है कि मुझसे टिककर थोड़ा सुस्ता लो। जब सतीश वापस आएगा तभी यामिनी के बारे में कुछ पता चल पाएगा। मुझे उसकी बात ठीक लगी। पूरी रात आंखों में बीत गई और अब सूरज के लगे लगे सतीश घर आया है। वो थका, चिंतित और उदास दिख रहा है। पश्चाताप की ज्वाला में तप रहा है। ओ यामी, मुझे क्या मालूम था कि मेरी आदतन संवादहीनता तुम्हें इस कदर परेशान कर देगी कि तुम अपना संतुलन खोकर कार पेड़ से जा टकराओगी। वो अंदर आ रहा है बेडरूम तक। उसने रुपए निकालने के लिए अलमारी खोली। लॉकर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेकबुक रखी थी। तो क्या देखता है, सभी चेक्स पर यामिनी ने साइन कर रखे हैं। चेकबुक में एक छोटा सा नोट लिखा पुर्जा भी है। प्रिय सतीश, अगर तुम ये चाहते हो तो यही सही। तुम्हारी यामिनी। और कल सुबह के वक्त के साथ तारीख पड़ी है। शिट कह सतीश वहीं पलंग पर बैठ गया। आईसीयू में अपनी प्रिय पत्नी को मौत से जूझते छोड़कर वो घर आया और यहाँ पर यह देखा। वो आत्मग्लानि से भर उठा, बुदबुदाने लगा, हे ईश्वर, मैं जानता हूँ और तुम जानते हो कि मैं यामिनी को कितना प्यार करता हूँ। जानने को वो भी जानती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा प्यार सशर्त है और उसका बिना किसी शर्त का। शायद ज़्यादातर हिंदुस्तानी जोड़ियों में ऐसा ही होता है। यामिनी, तुम यही चाहती रही हो ना कि मैं कितना कमाता हूँ प्रति माह? और मैंने तुम्हें पिछले 10 सालों में कभी नहीं बताया। पता है मैंने क्यों नहीं बताया? सिर्फ इसलिए कि मैं उस दिन का रास्ता देखता रहा, सचमुच बेवकूफ़ की तरह उस दिन का रास्ता देखता रहा जब मेरी कमाई तुम्हारी तनख्वाह से 4 आने से ज़्यादा हो जाए तो बताऊं। लेकिन ऐसा कोई दिन आया ही नहीं। तुम्हारे इंक्रीमेंट हर साल लगते रहे। मैंने तुम्हारे चाहे अनुसार कभी व्यापार बढ़ाया ही नहीं। जब जब तुमने इस मसले पर जानकारी लेनी चाही, मैंने अपने अहम की तुष्टि के लिए या तो बात को टाला या उलझाया या दबाया। हर बार मेरा अहम मुझ पर ही भारी पड़ता रहा। हमेशा मैं उसी के नीचे दबता रहा। ओह, तो ये बात थी। मैंने देर आए दुरुस्त आए के आशीषी भाव से सतीश को मन ही मन सहलाया। उसे ये एहसास कराया कि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, कि ये समय यहाँ बैठे विचारने का नहीं है, कि उठो, जल्दी से तैयार हो, अस्पताल पहुँचो और यामिनी को संभालो। उसने मेरी बात सुनी गुनी और लॉकर बंद करने लगा।
तो उसके पल्ले के झटके का फ़ायदा उठा मैं डायरी का टेका छोड़ सतीश की जेब में जा गिरा। आखिर मुझे भी तो यामिनी को अस्पताल में शुभाशीष देने जाना है। डायरी कसमसाई कि वो भी, पर मैंने उसे इशारे से रोक दिया। तुम यहीं रहो, आखिर घर का भी तो ख्याल रखना है। आकर तुम्ही में तो लिखूंगा मैं खुशहाली की दास्तां। लॉकर में रखे हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक्स भी मेरी बात पर हामी में फड़फड़ाए। अभी आप सुन रहे थे एक युवा दंपत्ति की जीवन की उलझनों की पारदर्शी कहानी ब्लैंक चेक्स, जिसे लिखा था डॉक्टर किसले पंचोली जी ने। अपनी अपनी जगह सही होते हुए भी सिर्फ अलग सोच के कारण दोनों के जीवन में उलझनें आती हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए और साहित्य प्रेमियों के साथ शेयर भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।